टॉपिक है आपका अभी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। आपने अभी तक एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, पहले पीछे टेबल भी आपने सोल्व की होगी बहुत बार। टोटल निकालना है आपको। यहाँ पर कुछ आइटम्स के नाम, रेट और क्वांटिटी दे रखी है। अब हमने यहाँ पर टोटल निकालना है। सिंपल एक कैलकुलेशन कर दी, मल्टीप्लिकेशन होगा ना, यहाँ पर एंटर कर दिया। हमें ना वैट निकालना है 6%। यहाँ पर चाहे वैट लिखा हुआ आ जाए या लिखा हुआ आ जाए जीएसटी, ठीक है। वैट का मतलब है यहाँ पर वैल्यू एडिड टैक्स। कैलकुलेट करना है 6%। किस पर निकाला जाएगा? टोटल के ऊपर। अब जैसे मैं आइटम का नाम बदल देता हूँ। आपने एक लैपटॉप खरीदा, एक स्पीकर खरीदा 1200 रुपये का या 15,000 रुपये का आपने एक लैपटॉप खरीदा। अब एक पीस का प्राइस है 15,000, आपने 2 पीसेस खरीदे तो उसका डबल हो जाएगा। यानी कि आपने प्लस करके डबल नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि क्वांटिटी दे रखी है इसके अंदर। तो क्वांटिटी जब भी दी जाती है तो उसको हमेशा रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर आता है वैट निकालना 6% का। अब ये जो वैट है ना, कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर रेट अमाउंट को पिक कर लेता है। अब ये जो रेट है ना 15,000 रुपये, ये तो सिंगल पीस का प्राइस है। अब आपने जो परचेजिंग की है वो तो 2 आइटम की करी है, तो आपको तो 2 पे निकालना पड़ेगा। फिर 15,000 तो सिंगल पीस का प्राइस है। हमने यहाँ पर क्वांटिटी 2 रखी है तो 2 के ऊपर निकालेंगे। इनटू में कितने परसेंट हमें निकालनी है, यहाँ पर टाइप कर दिया 6%, टैब दबा दिया, निकल कर आ गया 6%। सेम वही डिस्काउंट वाला फॉर्मूला था, सिंपल। या आपने सैलरी में भी ऐसे लगाए थे कि किसी भी अमाउंट का किसी भी सेल के अंदर आपने अगर उस सेल अमाउंट पे 6%, 10, 20, 40, 60 कितना भी निकालना है, अप्लाई कर दिया। देन फिर आता है नेट अमाउंट क्या होगी, यानी आपको टोटल पेबल अमाउंट कितनी पे करनी है। क्या करेंगे? टोटल प्लस में वैट। वैट हो चाहे जीएसटी हो, दोनों प्लस होंगे। यहाँ पर वैट क्या हमारा टैक्स है, तो टोटल प्लस में वैट को दोनों को आपस में जोड़ दिया। सेम फॉर्मूला मुझे नीचे चाहिए। नीचे वाले सेल पे जाकर ना मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, ड्रैग कर दिया। फिर से मैंने नेक्स्ट पे जाकर कंट्रोल डी अगेन, सेम फॉर्मूला नीचे अप्लाई कर दिया, ड्रैग करके शॉर्टकट के थ्रू। ये तो सिंपल एक वैट था। सो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ना कभी भी आपको कोई एक ऐसा असाइनमेंट दिया जाए जिसमें आपको ना वैट अमाउंट नीचे एक अलग से, जैसा यहाँ पर दे रखी है, अलग से दे रखी हो, तो आपने वैट अमाउंट को ना 6% को, यानी कि सेल में नहीं टाइप करना, सेल एड्रेस से उठाना है, गिवन सेल से। तो कैलकुलेट द वैट अमाउंट बाय गिवन सेल एड्रेस, यानी 6% टाइप नहीं करना, सेल रेफरेंस से उठाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सेल का एड्रेस टाइप कर दिया या सेल पे क्लिक कर दो, A7 आ गया, एंटर कर दिया, ड्रैग। अब इसको ड्रैग कर दे, आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर सेल का रेफरेंस चेंज हो जाएगा। बताते हैं कैसे, एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आंसर में ना 0 आ जाएगा, तो इसको टाइप कैसे करेंगे कि आंसर हमारा परफेक्टली आ भी जाए करेक्ट फॉर्म में। तो देखो, जब आप किसी सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हो, यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया रहा B2 मल्टीप्लाई में C2, तो B2 क्या है, सेल का एड्रेस, C2 भी क्या है, सेल का ही एड्रेस है ना। अब आप इसको जब नीचे वाली कहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं, रो के अंदर, यानी नीचे वाली सेल के अंदर ड्रैग कर रहे हैं, रो के अंदर जा रहा है ना नेक्स्ट। तो ऊपर जब आपने B2 इंटू C2 लिखा था, तो नीचे ड्रैग करने पर रो के अंदर, तो सेल का रेफरेंस भी तो इंक्रीज हो गया ना। अब B2 क्या बन गया, B3, और C2 बन गया C3। तो यहाँ पर जब आपने सेल रेफरेंस लिखा D2 और A7, तो जब आप इसको भी ड्रैग करोगे तो D2 क्या बन जाएगा, D3, और A7 भी तो बदलेगा, A8 हो जाएगा, और A8 में तो कोई अमाउंट ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बट हमें तो यहाँ पर भी A7 ही रखना है। और इसको आप मैन्युअली कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम इसमें भी A7 कर देंगे, ओके कर देंगे, नो। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फॉर्मूला गलत हो जाएगा आपका। इसके लिए आपको ना इन दोनों सेल रेफरेंस को, इन दोनों सेल के अंदर ना आपको सेल रेफरेंस कौन से वाला, वैट वाला, फ्रीज करना पड़ेगा।
यानी कि लॉक करना पड़ेगा एक तरीके से, और इस मेथड को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। तो कैसे करना है, हमने यहाँ पर किसी भी सेल रेंज को आपने अगर एब्सोल्यूट बनाना है, यानी कि आपने लॉक करना है, ताकि उसको ड्रैग करने पर भी हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो पाए, सेल रेफरेंसिंग वैल्यू। तो यहाँ पर जिस भी सेल रेफरेंस को आपने फ्रीज करना हो, लॉक करना हो, हम चाहते हैं A7 को लॉक करना। A7 क्या है, सेल का एड्रेस। अब A7 में A का मतलब कॉलम का नेम, 7 का मतलब रो का नेम है। तो दोनों से पहले आपको क्या करना है, 1 बाय 1 आगे कर्सर ले जाओ और कीबोर्ड से ना अपने शिफ्ट के साथ में डॉलर का साइन कौन से वाले बटन के ऊपर होता है, 4 के ऊपर शो कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कीबोर्ड है हमारे पास। अब ये आपके कीबोर्ड में ऊपर 1 2 3 4 नंबरिंग है, इसके ऊपर जो डॉलर का साइन है ना वो ऊपर की साइड है। तो शिफ्ट के साथ में मैंने डॉलर का साइन टाइप करा, ए के स्टार्टिंग पे क्लिक करके, और फिर उसके बाद मैंने 7 का मतलब कॉलम का नेम, इसके भी आगे कर्सर ले गए और डॉलर का साइन टाइप कर दिया, दोनों साइड लग गए डॉलर, एंटर दबा दो। अब आप इसको जब ड्रैग करोगे ना तो आंसर आप देख सकते हो, इसमें देखो A7 ही दिखा रहा है, इसके अंदर भी चेंज नहीं करेगा। अब आप चाहे इसको कितना भी नीचे ड्रैग करेंगे तो सेल का जो रेफरेंस था A7 का वो चेंज नहीं होगा, वो यही फिक्स रह जाएगा। फिर जो वेट 6% ऊपर लिख ही रखा है तो हम इसको क्यों करेंगे, अगर वहाँ नहीं लिख रखा यहाँ पर ये हम हटा देंगे तो लिखा रहेगा। नीचे अगर दे रखा है ना तो यहाँ से ही उठाते हैं हमेशा, ऐसे नहीं कर सकते सर, डॉलर A7 उसके बाद फिर डॉलर। हाँ जी, इधर भी दे रखा हो, उधर भी दे रखा हो। कौन सा, जैसे 6% है। हाँ जी, यहाँ एक जगह पे आता है, अलग से दिया होता है, और जब भी नीचे आता है ना तो नीचे से सेल से उठाते हैं। और सर अगर टाइप ही करते हैं तो क्या पता चलेगा? सॉफ्ट कॉपी में पता चल जाएगा, हार्ड कॉपी पे नहीं पता चलेगा, सॉफ्ट कॉपी में पता चलता है। उनके डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड तो है ही, आप डिज़ाइन नहीं करके आएंगे, सॉल्व भी तो करके आएंगे। इसमें तो पता नहीं ना चल रहा है सॉफ्ट कॉपी। हाँ जी, बट उसके जब नंबर मिलेंगे ना आपको, अब सॉफ्ट कॉपी चेक होगी, मार्क्स कहाँ पे लिखेंगे, उसके ऊपर कि भाई ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है ना, यूजिंग एक प्रॉपर एक फंक्शन के थ्रू नहीं करी थी, क्लियर पता चल जाएगा। बल्कि प्रॉपर एक मेथड से करना पड़ता है। तो उनकी यही तो चीज़ होती है ना, वे स्किल टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई आपको कितनी कुछ नॉलेज है, यही तो चीज़ें वो टेस्ट करना चाहते हैं हर बार। और वही चीज़ें आप अगर गलती करते हैं, आप कई बार बच्चे कहते हैं सर अगर मुझे फॉर्मूला ना आता हो इफ़ कंडीशन का, क्या मैं खाली वैसे लिख दूँ पास फेल, उनको पता थोड़ी ना चलेगा भाई, सॉफ्ट कॉपी तो है उनके पास। सर हर बच्चे की चेक करते हैं सॉफ्ट कॉपी? उसके अंदर पहले तो सॉर्ट कर लेता है कंटेंट, वो जो डेटा होता है ना उनका। अब जिसमें दिख रहा है कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे ही आउट हो गया, क्योंकि नंबर इसमें बनने नहीं, जुड़ने नहीं, आपके सिर्फ क्वालिफाइंग है। भाई अब क्वालिफाइंग नेचर है तो भाई उसके अंदर आपके उसमें हार्ड कॉपी पे मार्क्स तो तभी देंगे जब आपकी हार्ड कॉपी ठीक बन रखी होगी। अब आपकी फॉर्मेटिंग ही अगर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल देखने से ही लग रहा है कि ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो रखी है, तो वो तो चेक ही नहीं करेंगे, बिल्कुल पहले ही साइड कर देते हैं। अब यूपी बोर्ड में मेरा स्टूडेंट था जो पेपर्स चेक करता था, टीचर है वो, फिज़िक्स केमिस्ट्री की, और हम दोनों पहले एक साथ जॉब भी किया करते थे, और स्टूडेंट भी रह चुका था पहले वो, और सेम प्लेस पर एक कंपनी में हम जॉब भी किया करते थे। तब मैं एज ए लैब केमिस्ट था। एंटर कर दिया, ठीक है। तो आपको इसी सेल रेफरेंस से एक दूसरा तरीका और भी होता है, जब आपने यहाँ पर A7 लिखा था ना सेल का रेफरेंस, अब हमें फ्रीज किसको करना है, A7 को, A7 सेल को। अब A7 पे कर्सर है या D2 पे है, A7 पे है ना। अब आप कीबोर्ड से ना डॉलर का साइन मैनुअली मत टाइप करो, एक और आसान तरीका बताता हूँ। A7 पे कर्सर रख के ना आप अपने कीबोर्ड से फंक्शन बटन, ये जो दे रखे ना आपको F1 F2 F3 F4 दबा दो आप। यहाँ पर मैंने जैसे ही F4 दबाया डॉलर लग गया, और सिंगल प्रेस करना 2 या 3 बार कर दिया ना गलत हो जाएगा, ध्यान रखना।
2 या 3 बार करने का पर्पस अलग पर्पस के लिए यूज होता है। आपने सिंगल F4 बटन दबाना है, जिससे क्या होगा, दोनों जगह डॉलर अपने आप लग जाएंगे के साथ दबाना है या ना। ओनली F4, F4 एक सिंगल कमांड होती है, यहाँ पर सिंगल ऑप्शन है। पर 4 के ऊपर जो डॉलर का साइन है वो मैनुअली टाइप करना पड़ता है शिफ्ट के साथ, पर यहाँ पे तो खाली एक सिंगल F4 दबाते ही डॉलर्स अपने आप लग जाएंगे। आप एंटर दबा के ड्रैग कर देना चाहें। ये था हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब अगला एक टॉपिक है, इसी के नीचे हमें यहाँ पर एक पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। हमारे पास कुछ कंट्रीज़ का डेटा है जिसमें पॉपुलेशन का एक रिकॉर्ड दे रखा है कि ईयर 2023 में 2023 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, जो कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि बढ़ जाए, और अगर बढ़ गई है तो कितनी बढ़ी। हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 2 साल की पॉपुलेशन का एक रिकॉर्ड दे दिया गया कुछ कंट्रीज़ का, जिसमें ये बता रखा है कि 2023 में पॉपुलेशन किस कंट्री की कितनी थी या 2024 में कितनी थी। भाई 2024 में अब कितनी कम हुई या फिर अगर इंक्रीज़ हुई है तो कितनी इंक्रीज़ हुई, हमने नेक्स्ट कॉलम के अंदर कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या निकालना है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों वैल्यू निकालनी है एक ही सेल में। मतलब कि दोनों का मतलब, अगर इंक्रीज़ हुई है तो इंक्रीज़ वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए, अगर कम हुई है तो कितनी कम हुई है, तो वो तो अपने आप माइनस में दिखा देगा आंसर में, जिससे पता चल जाएगा कि ये माइनस में जा रही है तो डिक्रीज़ हुई है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसमें करंट वैल्यू में से आप माइनस कर देना ओल्ड वैल्यू जो आपकी प्रीवियस अमाउंट है। कि इस साल 2024 में इंडिया की पॉपुलेशन 5,14,000 अगर हुई है तो पिछले साल कितनी थी, माइनस करके डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और आप ड्रैग कर देना इसके बाद। अब हमने यहाँ पर ड्रैग किया, आंसर प्रिंट हो गया। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, अब आपको ना ये जो आपने डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट की है चारों कॉलम्स के अंदर, अब आपने इस चारों वैल्यूज़ को ना कैलकुलेट करना है परसेंटेज वैल्यू के अंदर। ये तो हमने वैल्यू जो निकालनी है ये तो नंबर्स में है कि भाई इसकी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, यही तो मतलब हुआ ना कि भाई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मतलब ही यही है यहाँ पर। अब ज़रूरी तो नहीं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब यूक्रेन में जैसे कम होगी वॉर के बाद। सर अगर इसमें इंक्रीज और डिक्रीज वाले में वो फॉर्मूला लगाना हो कि इंक्रीज मतलब बढ़ रही है तो इंक्रीज होके आ जाएगा। अच्छा, वो फिर इफ़ होती है। हाँ, इफ कंडीशन। हाँ जी, वो एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल इसमें नहीं लग सकती, लगा सकते हैं किसी में भी, बिल्कुल हो सकती है, बट ये चीज़ उसके लिए ना फिर इफ एंड लगेगी। फिर यहाँ पर जो है ना डेटा है इसका, ये इफ एंड का है। फिर वो जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग होता है। इफ एंड नहीं आता एग्जाम का, नहीं। इफ एंड, इफ और हज़ारों फॉर्मूलाज हैं एक्सेल में, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस रहता है, और उसका एज ए प्रोफेशनल फील्ड में भी बहुत रेयरली अब यूज़ होता है, क्योंकि कंपनीज आजकल क्या करती है, अपनी एप्लीकेशंस बनवा लेती है। इस वजह से एक्सेल का यूज़ ना अब जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी प्रोफेशनल फील्ड में यूज़ होना बंद है, ठीक है, काफ़ी फंक्शंस हटा दिए। अब आता है परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपको, इंक्रीज़ डिक्रीज़। अगर वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो भाई कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई। यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आई है कि भाई यहाँ पर बता रहा है कि 2023 में इतने लोगों की पॉपुलेशन थी इंडिया में, जो कि बढ़ के नेक्स्ट ईयर इतनी हो जाती है। और हमने फिर इसका जब डिफरेंस कैलकुलेट किया तो निकल कर आया कि भाई यहाँ पर कि इतनी वैल्यू, ये तो 59670 वैल्यू है, इतने लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इस अमाउंट को परसेंटेज में निकालने के लिए इक्वल टू सेल एड्रेस ऑफ डिफरेंस अमाउंट, जो आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया, इसको हम डिवाइड करेंगे इनिशियल वैल्यू से, जो आपकी बेस वैल्यू है यानी पुरानी वाली वैल्यू, और इनटू में 100 टाइप कर दो, यानी जिसमें से आप परसेंटेज निकाल रहे हो पुरानी वाली बेस वैल्यू में से, चाहे आप इंटू 100 लिखो या परसेंट का साइन लगा दो, एंटर दबा देंगे, डिफरेंस कैलकुलेट होकर आ गया। अब यहाँ पर देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो इसमें दिखा रहा है कि 13.12% इंक्रीज़ हो रही है परसेंटेज। सो अगर कम हुई है तो कितने परसेंट, कि अब हमें अगर रिपोर्ट कैलकुलेट करनी हो कि पिछले 10 साल के दौरान, कि 10 साल पहले कांग्रेस के टाइम पर
कि सिलेंडर के प्राइस कितने थे और नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर कितने कितने इंक्रीज़ हुए, तो कुछ ऐसे ही निकाले जाते हैं। सर इसमें एक बार ये परसेंट का साइन और लगाना। हाँ जी। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही एंटर किया ना कैलकुलेशन करने के लिए, परसेंटेज तो निकल आई, बट अगर क्वेश्चन में आपको ये भी कह दे कि ये जो परसेंटेज का कॉलम है ना, इसके अंदर आपको परसेंटेज का सिंबल भी शो करना है, तब आप क्या करेंगे, सेल में डबल क्लिक करो, इसमें से परसेंट का साइन हटा दो, यहाँ से सेल में से परसेंट का साइन हटा के फिर आपको यहाँ से ऊपर से क्लिक करना है, ताकि क्या हो, सिंबल भी प्रिंट हो जाए स्क्रीन पर आपको कि 13% ड्रैग करा, और आपको फिर डेसिमल भी चाहिए 2, तो ऊपर से आप इंक्रीज डेसिमल भी कर दो। फॉर्मूला भी करना सर, ठीक है, इक्वल टू सेल एड्रेस ऑफ डिफरेंस अमाउंट बाय में इनिशियल वैल्यू आपकी जो बेस वाली वैल्यू थी पुरानी, सिर्फ डिवाइड किया अब इस बार मैंने, और इनटू 100 का काम हमने ऊपर परसेंटेज सिंबल के थ्रू कराया। कोई भी साइन नहीं लगाना यहाँ, ना हाँ जी, परसेंट का और यस, ना ना इंटू 100 लिखना, अब ना तो परसेंटेज का आगे साइन लिखना है। अगर आपको सिंबल प्रिंट कराना है तो, अगर आपको सिंबल यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना वैल्यूज़ के बाद में, तो इसको आप पहले तो करेंगे जनरल मोड में, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, और सेल के अंदर चाहे इंटू 100 लिखो या परसेंटेज का साइन और ड्रैग कर दो, वापस पहले जैसा हो जाए विदाउट परसेंटेज साइन। ये होता है टॉपिक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वाले। और इसमें क्वेश्चन में ना एक चीज़ और भी आता है, अभी तक मैंने इसके अंदर जो आपको भी टॉपिक में पढ़ाया ना, यहाँ पर क्या है, खाली इंक्रीज और डिक्रीज लिखा हुआ है, तो हमने सीधा सिंपल टाइप कर दिया सेल में से सेल माइनस। कई बार क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पे हेडिंग के अंदर, हेडिंग का नाम कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, मैं टाइप कर देता हूँ। अगर हेडिंग के अंदर एब्सोल्यूट वर्ड भी लिखा हुआ आता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट किया ना नीचे, वो आपने पॉजिटिव में कैलकुलेट करनी है। यानी कि अगर आपकी अमाउंट नेगेटिव में जा रही है, यानी कि माइनस में जा रही है, तब भी आपको पॉजिटिव में शो करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव में कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन अलग से कोर लगाना पड़ेगा एब्सोल्यूट का। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग स्टाइल था। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो ऊपर सेल रेफरेंसिंग वाला था एब्सोल्यूट, वो सेल को फ्रीज करने के लिए, लॉक करने के लिए था किसी भी सेल रेंज को। यहाँ पर अब एक फंक्शन है और फंक्शन का नाम हम टाइप करेंगे ABS, शॉर्ट में लिखना पड़ता है ABS, टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट इट्स सिंबल। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या काम करता है कि अगर आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट करी है, कोई भी कैलकुलेशन की, और अगर आपकी अमाउंट माइनस में जा रही है ना, तब भी उसको पॉजिटिव में दिखा देगा। बस इसका काम सिर्फ इतना ही होता है और एंटर कर देंगे बस। अब मैं इसको रीड्रैग कर रहा हूँ, दोबारा से ड्रैग करने पर देख सकते हैं कि आंसर आपका पॉजिटिव में आ चुका है सभी के अंदर। बस ABS का फंक्शन और साथ में अलग से लग जाएगा। अगर टाइटल में भी हेडिंग के अंदर दे रखा है, मतलब फिर ऐसे जो लेजर लगाएंगे वो जहाँ पर माइनस में आने की भी प्रोबेबिलिटी होती हाँ है। जी, अगर सर सीधा सिंपल इंक्रीज डिक्रीज है तो साइन बेशक आ जाएगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ जी, मतलब सिंपल हाँ जी, सिंपल, यस यस यस, फिर आएगा। क्योंकि यहाँ पर अब हमें चेंजेस करने के बोला है और हेडिंग के अंदर बोल रखा है इसने कि भाई एब्सोल्यूट या इंक्रीज निकालना या डिक्रीज, और विदाउट एब्सोल्यूट क्या था तो ABS नहीं लगाना। बट इस हिसाब से ना अब एक चीज़ हमारी और चेंज होगी, फिर वो चीज़ क्या है हमारी परसेंटेज वाली अमाउंट। अब इसमें तो परसेंटेज वाले में तो नहीं लिखा है ना कि एब्सोल्यूट निकालनी है। अब देखो यहाँ पर जब हमने इसके अंदर एब्सोल्यूट फंक्शन लगाया ना, तो ये सारी अमाउंट हमारी क्या होगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, जिस वजह से परसेंटेज के अंदर भी सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। पर इसके अंदर तो हमें ऐसा नहीं बोल रखा ना कि हेडिंग के अंदर कि एब्सोल्यूट निकालनी है परसेंटेज, बट इसमें तो दोनों दिखानी पड़ेंगी। यानी कि तो कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकाली थी, सेल का एड्रेस लिया था ना डिफरेंस अमाउंट का, और डिफरेंस वैल्यू कैसे निकलती है, सेल में से सेल माइनस करके। तो D16 में अब जो वैल्यू लिखी हुई है ना डिफरेंस अमाउंट वाली,
वो आप पिक नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब आपको अलग से ना ब्रैकेट ओपन करके करंट वैल्यू माइनस में प्रीवियस डिफरेंस अमाउंट दोबारा से निकालना पड़ेगा सेल के अंदर। सेल के अंदर हम डिफरेंस अमाउंट दोबारा से निकालेंगे और लास्ट में B16 इंटू 100 या परसेंट का साइन। अब देखना यहाँ पर माइनस में आ रहा है। हमने क्या करा, यहाँ पर पहले हम सेल में से उठा रहे थे सेल रेफरेंस को, अब सेल में से ना उठाकर दोबारा से सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी ताकि उसका पहले डिफरेंस निकल कर आए। अगर मैं देखो यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ, पहले ये सेम आंसर आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पर नेगेटिव में भी आ रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में दिखा रहा है सिंपल ट्रैक्शन करने पर। अब हम चाहते हैं ये जो अमाउंट डिफरेंस वाली निकल कर आई है परसेंटेज कॉलम में, इसको परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड बाय में कर दो आप बेस वैल्यू से डायरेक्ट, ये लगाना पड़ेगा आपको। और अगर क्वेश्चन में आ रखा था ना इसमें भी ABS, तब आप इस सेल एड्रेस को उठा सकते थे पॉजिटिव में शो करने के लिए। फिर आप ठीक है, ये आपका इसका अगला टॉपिक है आपका। सर इसमें मतलब इसका हम कोई रोल नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे न्यू हाँ वैल्यू जी। माइनस ओल्ड वैल्यू Yes, yes, yes. और ओल्ड वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे। यस, हमेशा। एक मैं अभी आपके पास ना एक फ़ाइल भिजवाई होगी मैंने ग्रुप के अंदर, आपने उसके अंदर ना एक तो वो शीट भी कंप्लीट करनी है, प्रिंट मत निकलवाना इस वाली शीट को जो आपको मैंने भेजी है, वो एक्सेल में सोल्व करने के लिए दी है सिर्फ आपको। इसमें आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक टेबल दे रखी है, कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स है, आपको इसमें टोटल निकालना है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। फिर नीचे को टेबल है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, सिंपल मेथड का मतलब यहाँ पर आपको इक्वल टू सेल बाय सेल मेथड से कर दो डायरेक्टली। और एक होता है यूजिंग फंक्शन। अब इसमें आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा मल्टीप्लाई यूजिंग बाय फंक्शन, तो आप इसके अंदर इक्वल टू प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन बोला है, और दोनों का सेल रेफरेंस देकर एंटर कर देना। फिर आपको डिस्काउंट भी निकालना है, आप गर्ल्स वाले ग्रुप में अभी भिजवा देते हैं, ठीक है, बॉयज़ वाले ग्रुप में अभी मैंने भिजवा दिया आपको। और डिस्काउंट है फिर 60% का, सभी ने कर रखा है, टोटल भी निकाल रखा है। डिस्काउंट यूजिंग इफ़ कंडीशन, आई थिंक मैम अभी आपने ये पूछा भी था कि इफ़ के थ्रू डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, शायद किसी ने आपने, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक अमाउंट दे रखी है रेट की, आइटम का नाम लिखा हुआ है, प्राइस भी दे रखा है। डिस्काउंट निकालना है यूजिंग इफ़ कंडीशन कि अगर प्राइस, अगर आइटम का रेट क्या है ज़्यादा है और अगर इक्वल टू भी है 2000 के, तो कंडीशन आप किस में लगा रहे हैं, रेट के अंदर। अब वैल्यू हम किस में टेस्ट करा रहे हैं, रेट सेल में, तो इक्वल टू इफ रेट क्या हो ग्रेटर देन हो, या अगर इक्वल टू है 2000 के, तो कोमा लगा के आप यहाँ पर आप कितने % डिस्काउंट उसके ऊपर निकालना चाहते हो कि अगर अमाउंट 2000 से ज़्यादा है तो नीचे आपको दे रखा है 60% ऑन रेट। भाई रेट का 60% निकल कर आ जाए, तो रेट का 60 का मतलब खाली 60% नहीं लिख सकते आप, किसका 60 निकालना है कि आप उसका एड्रेस लिखो पहले, फिर इनटू में 60% टाइप करेंगे। ये तो हो गया कंडीशन ट्रू होने पर। कंडीशन ट्रू का मतलब अगर अमाउंट 2000 से ज़्यादा लिखी हुई मिल जाए तो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए यानी अमाउंट 2000 से बड़ी नहीं लिखी हुई, तो कोमा लगाकर फिर से दोबारा सेल का रेफरेंस लिखेंगे अमाउंट का कि अगर अमाउंट 2000 से बड़ी नहीं मिलती तो हम चाहते हैं उसी की रेट वैल्यू का 40% निकल कर आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे तो सर 2 थे, अगर 3-4 होते तो if 4 लगा देंगे, nested if लगते ना। नेस्टेड इफ लग जाए।
आगे आता है ग्रेड यूजिंग इफ कंडीशन। आपने ग्रेड भी पढ़ी, पास फेल भी निकालना सीखा था, ठीक है। या और नेक्स्ट में आपको ग्रेड 1 या 0 प्रिंट कराना है, फाइल चेक भी करानी है। और इसके बाद आता है ग्रेस भी, टोटल भी निकालना है, ग्रेस भी निकालना है, इंक्रीज करनी है वैल्यू टोटल अमाउंट के अंदर, कि भाई आपने जैसे टोटल निकाल लिया और उसमें आपने फिर कंडीशन सेट करनी है कि अगर मार्क्स टोटल में 250 या उससे अबव है तो टोटल अमाउंट में जो वैल्यू लिखी होगी ना, अगर वो वैल्यू 250 से अगर अबव है तो हम चाहते हैं उसके अंदर 20 नंबर प्लस होकर, यानी कि 20 नंबर बढ़कर आ जाए ग्रेस वाले कॉलम में। और अगर क्या हो कि अमाउंट आपकी 250 से कम लिखी हुई है तो आपकी जो अमाउंट अगर 250 से कम है ना टोटल कॉलम में, तो हम चाहते हैं आंसर में बिल्कुल सेम आ जाए, हमने एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने, यानी कि ठीक है, हमने एक्स्ट्रा मार्क्स सिर्फ उन्हीं को देने हैं कि जिनके मार्क्स 250 से ज़्यादा है टोटल के अंदर, अदरवाइज वैल्यू हमारी सेम प्रिंट हो जाए। तो ये आपने इस शीट के अंदर कंप्लीट करके दिखानी है। ऐसे ही नीचे आपको नेस्टेड इफ दिया मैंने, ठीक है, नेस्टेड इफ भी आपको पढ़ा चुके, शीट आपने कंप्लीट करनी है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग शायद होगी है ना आपकी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट शायद मैंने नहीं बताया, अभी आपको बता देते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी को आता भी होगा, आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इक्वल टू P इंटू आर इंटू टाइम बाय में 100। अब हमने तीनों को आपस में मल्टीप्लाई बाय करके बाय में जैसे ही 100 किया, एंटर कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। P इंटू आर इंटू टाइम बाय में 100, प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक है, मूलधन गुना दर गुना ब्याज बटा 100, ऐसा ही पढ़ा होगा ना आपने। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉनकैटिनेट टेक्स्ट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है मर्ज करना, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है मर्ज करना। तो जिसको भी आपने यहाँ पर मर्ज करना है मल्टीपल सेल रेंज के अंदर, सबसे पहले आपको इक्वल टू कॉनकैटिनेट, नीचे नेम दिखा रहा है, टैब बटन दबा देंगे। अब मर्ज किसको करना है, हमारे पास 3 सेल रेफरेंस है यहाँ पर। अब जैसे मैंने यहाँ पर एकेडमी का नाम लिख दिया, यूनिक टाइपिंग कॉलेज, तो हम चाहते हैं ये तीनों ना मर्ज हो जाए। इसके लिए आप रेंज नहीं दे सकते, आप जैसे अभी तक आप हर एक फॉर्मूला सेल के अंदर रेंज देते हैं ना अभी तक स्टार्टिंग से लेकर, पर ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप रेंज को डिफाइन नहीं कर सकते एक ही सिंगल के अंदर कि फर्स्ट और लास्ट करके। अगर आप ऐसा कर देते हैं, एंटर दबाया, तो देखो आंसर नहीं प्रिंट करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज को ना सिंगल सिंगल डिफाइन करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल यानी इंडिविजुअली एंटर करनी पड़ेगी डिटेल आपको। इसका मतलब पहले फर्स्ट सेल एड्रेस, फिर कोमा लगा के सेकंड सेल एड्रेस, कोमा में थर्ड, एंटर कर देना। सेल बाय सेल मेथड से करना पड़ेगा इसमें आपको। नीचे वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला भी, अगर आप चाहते हैं नीचे वाला कंटेंट भी इसी में लिखा हुआ जाए, आप उसको भी ले लो चाहे। मैंने नीचे वाले भी तीनों ले लिए, एंटर कर दो। एक ही सेल में 6 के 6 सेल्स का डेटा एक साथ आ गया। रैंडमली आप कोई भी सेल का रेंज आप इसमें ले सकते हैं। मैं दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू कॉनकैटिनेट, और इसके बाद फर्स्ट सेल एड्रेस, कोमा में सेकंड, कोमा में थर्ड, कोमा फोर्थ ऐड करते जाएंगे। फंक्शन है कॉनकैटिनेट, मीन्स मर्ज करना। बट इसके अंदर ये जो फंक्शन है इसके अंदर स्पेस बार नहीं आता बीच में, तो स्पेस के लिए आपने काम करना है। इसके अंदर सेल एडिटिंग करेंगे पहले आप, और कॉनकैटिनेट फंक्शन में ना जितने भी सेल्स के बाद आपको स्पेस भी देना है ना, अब जैसे टेक्स्ट 1 के बाद भी देना है, टेक्स्ट 2 के बाद भी, तो दोनों के कोमा के बाद, जैसे टेक्स्ट 1 का एड्रेस लिया आपने, कोमा के बाद आपने डबल कोट का साइन देके बीच में स्पेस देना है, फिर डबल कोट बंद करके कोमा लगा दो। एक ब्लैंक क्राइटेरिया देना पड़ेगा आपको स्पेस बार वाला। और फिर से आपने क्या करना है,
सेकंड वाले टेक्स्ट सेल के बाद भी डबल कोट्स का साइन ऑन करके बीच में एक ब्लैंक स्पेस दे देना सिंगल, और डबल कोट बंद करके फिर से कोमा लगा दो। इस फंक्शन का यूज़ कुछ ऐसा किया जाता है स्पेस बार लाने के लिए, और ऐसे यूज़ करते हैं हम इसका। एंटर करने पर अब आंसर को प्रिंट कर रहा है, ड्रैग करने पे सभी में आ जाएगा। फिर ऐसे इक्वल टू टेक्स्ट कोमा में स्पेस कॉर्ड्स के अंदर, फिर कोमा में टेक्स्ट टू सेल से उठाया। एग्जाम में ये स्पेस में आप करते हैं? हाँ जी, स्पेस देना पड़ता है। यस, इसका पैटर्न ऐसा यूज़ किया जाता है, इसी पैटर्न पे चलता है, स्पेस वाले पे। अगर इसको डबल बाकी कोट्स में अगर- बंद नहीं करेंगे तो ये हाँ। वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा। डबल कोट में अगर आपने इसके अंदर क्या करा कि खाली अगर स्पेस दे दिया ना आपने, और आपने अगर कोड के साइन नहीं दिए तो स्पेस बार काम नहीं करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट। अगला टॉपिक है रिपीट फंक्शन का। किसी भी सेल डेटा को आपने रिपीट करना हो, कि हम चाहते हैं यहाँ पर जैसे यूनिक लिखा हुआ है, हमें इसको ना यहाँ पर प्रिंट कराना है 20 टाइम्स या 50 टाइम 150 टाइम्स, इक्वल टू REPT रिपीट फंक्शन। किसी भी सेल डेटा को अगर आपने रिपीट करना हो मल्टीपल टाइम्स, हम चाहते हैं यहाँ पर ना इस सेल के अंदर 3 बार यूनिक लिखा हुआ आ जाए, तो इक्वल टू रिपीट फंक्शन एंड टेक्स्ट सेल एड्रेस कोमा में नंबर टाइम्स। अब कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको टेक्स्ट को रिपीट कराना है, मैंने लिख दिया 3। एंटर कर देंगे, एंटर करते ही 3 बार लिखा हुआ आएगा, बट यहाँ पर देखो स्पेस नहीं आएगा, और यहाँ पे स्पेस वाला कोई मेथड नहीं है, कोई मेथड काम नहीं करेगा। इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा आपको, जैसा हमने टाइप किया बस। इक्वल टू रिपीट फंक्शन एंड सेल एड्रेस लिख के कोमा में नंबर ऑफ टाइम्स लिख देना कि कितने नंबर टाइम्स आपको प्रिंट करना है। और ड्रैग कर सकते हो इसमें। अगली टेबल में परसेंटेज निकालनी है आपको, निकाल लेंगे। टोटल का कॉलम नहीं है, नहीं निकाल पाएंगे, क्या करेंगे? सभी को बिल्कुल पहले आप सभी का ना सम कर दो, एंटर कर दो। अब इसको क्या करो भाई, सम से तो सिर्फ टोटल आता है, अभी तक आपने टोटल के ऊपर परसेंटेज निकाली थी। अब इसमें मैं टोटल का कॉलम नहीं दे रखा, तो पहले टोटल निकाल लो परसेंटेज के कॉलम में, और फिर आप इसको कर दो डिवाइड बाय में। अब 5 सब्जेक्ट है अगर, तो 500% कर दो, 500% से डिवाइड कर दिया, एंटर, निकल आई परसेंटेज। कर लेंगे, डाउट तो नहीं इसमें? डेटेड इफ हुआ आपका? नहीं हुआ, करा दे और या काफ़ी है? काफ़ी है आज के लिए, आई थिंक। स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपके ये सिलेबस तो मैं एक्सेल का कंप्लीट करा दूंगा मंडे तक, और कल आपकी क्लास रहेगी। बाकी बैचेस में मैंने क्लासेस नहीं रखी, जस्ट एक असाइनमेंट्स चेक करने के लिए क्लास बुला रखी है। इसी हाँ टाइम जी, आएंगे। सेम जो आपका टाइम है सेम टाइम पे आ जाओ आप। सर ठीक है, आपकी एक ही सिंगल बैच ले लेंगे, 1.5 घंटे का ही चाहे, एक ही बारी में। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना, एक ही बार में आपको फ्री कर दिया। सर एक बार ये ना ये